गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करती है? व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में, सामूहिक कार्यों के रूप में, एक फर्म से, एक उद्योग से। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से है, जिसमें एक फर्म है वो भी एक व्यक्तिगत इकाई है और एक उद्योग है वो भी एक व्यक्तिगत इकाई है। इसलिए जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन सी एक फर्म और एक उद्योग ये दोनों ही व्यक्तिगत इकाई है। तो अगर हम ए ऑप्शन को टिक करते हैं तो ऑटोमेटिक एक फर्म और एक उद्योग व्यक्तिगत इकाइयों में आ जाते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो जो उत्पादन के संसाधन है, उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। उन पर सरकार का स्वामित्व होता है तो उसे हम योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मांग और पूर्ति द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी एक देश का दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई लेन देन नहीं होता। खुली अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था जब दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है, अच्छी तरह संबंध बनाती है, तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होना एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का रूप है। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति क्या होगी? उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को दिखाता है। अगर उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि हम दो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इसलिए जो उत्पादन वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो उत्पादन वक्र दाईं ओर खिसक जाता है जब साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। उत्पादन वक्र के दाईं ओर सरकने का अर्थ है कि अब हम ज़्यादा क्वांटिटी का उत्पादन कर सकते हैं। अगर उत्पादन संभावना वक्र बाईं तरफ जाता है तो इसका मतलब अब हम कम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत है, इसलिए जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर होता है। अभी हमने किया जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो व्यक्तिगत इकाइयों की स्टडी करती है, अर्थव्यवस्था के स्मॉल यूनिट को कवर करती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्वों को अध्ययन करती है। राष्ट्रीय आय एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय को मापता है, संपूर्ण देश की आय को मापता है, इसलिए ये एक सामूहिक कंसेप्ट है। ऐसे ही समग्र मांग यानी कि कुल मांग एक देश की टोटल मांग कहलाती है, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं है। व्यापार चक्र है वो भी समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। तो जो डी ऑप्शन है मांग का सिद्धांत वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु क्या है? क्या होना चाहिए हमें एक लक्ष्य देता है, एक हमारी ओपिनियन को शो करता है, इसलिए जो क्या होना चाहिए एक आदर्शात्मक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान वो विज्ञान होता है जो हमें बताता है क्या है। प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी और रसायन के जो विज्ञान होते हैं वो उनको प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, असीमित आवश्यकता होती है, जबकि जो हमारे साधन हैं वो सीमित होते हैं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि समूचे चीनी उद्योग की जांच की जाए तो यह विश्लेषण कहलाएगा। समूची बात हो रही है यानी कि कंप्लीट उद्योग की बात हो रही है, जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम एक यूनिट की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं एक अर्थव्यवस्था की। तो जो चीनी उद्योग है वो एक उद्योग की बात नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में समूचे चीनी उद्योग की जांच की बात की गई है, तो इसे हम
मैक्रो कंसेप्ट बोलेंगे, तो इसे समष्टिपरक विश्लेषण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है? कीमत सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम कीमत सिद्धांत है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई का प्रयोग करता है तो क्या होता है? यानी एक उपभोक्ता एक वस्तु की जब अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो क्या होता है? सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता कम होती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है, कुल उपयोगिता घटती है। तो जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाती है। तो जो बी आंसर होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता घटनी कब आरंभ होती है? कुल उपयोगिता तब घटनी आरंभ होती है जब हमारी सीमांत उपयोगिता डिमिनिशिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता घटनी कब आरंभ होती है? यानी कि टोटल यूटिलिटी है कब घटना शुरू करती है? अगर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को देखें तो टोटल यूटिलिटी जब बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, और जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होती है उस पॉइंट पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो होती है, और जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी घटना शुरू करती है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। यानी कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी घटना शुरू करती है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। मार्जिनल यूटिलिटी तभी पॉजिटिव होती है जब जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही होती है। तो जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। कुल उपयोगिता घटनी कब आरंभ होती है? जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर यह बिल्कुल सही है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, तो ये आंसर भी गलत है। सीमांत उपयोगिता की संतुष्टि होने पर यह भी गलत है, तो जो बी आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता अपनी आय को एक्स और वाई में व्यय करता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है जब दो अलग अलग गुड्स में व्यय करता है एक्स और वाई में, तो अधिकतम संतुष्टि उसे तब प्राप्त होगी जब एक्स वस्तु से मिलने वाली मार्जिनलिटी और वाई वस्तु से मिलने वाली मार्जिनलिटी एक दूसरे के बराबर होगी। तो जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। मार्जिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल होनी चाहिए मार्जिनलिटी ऑफ वाई। अगर एक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कि बी ऑप्शन में दे रखा है कि एक्स की यूटिलिटी ज़्यादा है वाई की कम है, तो उपभोक्ता वाई वस्तु को ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेगा जिससे वो संतुष्ट में नहीं होगा। अधिकतम संतुष्टि का मतलब है कि उपभोक्ता अपनी स्थिति को बेस्ट मानता है और उसमें कोई चेंज करना पसंद नहीं करता है। तो जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। ये अभी हमने डायग्राम में भी किया था। मार्जिनलिटी जीरो होती है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, और मार्जिनल यूटिलिटी तब नेगेटिव होती है जब टोटल यूटिलिटी घटना शुरू करती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? यानी कि उपयोगिता दे रखी है तो उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? उपभोक्ता तब संतुलन में होगा जब मार्जिनलिटी ऑफ एक्स बराबर हो मार्जिनलिटी ऑफ वाई। यानी कि एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार खर्च करे कि जो मार्जिनलिटी है वो दोनों की बराबर हो। अगर हम प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में करें तो जो एक वस्तु एक्स है उसका प्राइस मार्जिनलिटी ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही जो प्राइस वाई है, कमोडिटी वाई का जो प्राइस है वो उसकी यूटिलिटी के इक्वल होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा ए, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड पी एक्स इक्वल है मार्जिनलिटी ऑफ वाई डिवाइड पी वाई इक्वल है मार्जिनलिटी ऑफ एम। एम का मतलब है यहाँ मनी, कि जो उसने पैसे खर्च करे हैं वो उनकी वस्तु से मिलने वाली मार्जिनलिटी के बराबर हो।
उपभोक्ता विश्लेषण के संदर्भ में एक उपभोक्ता तभी संतुलन में हो सकता है जब वो अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि जो विभिन्न वस्तुओं पर किए गए खर्च से मिलने वाली उपयोगिता उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो। तो जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, उपभोग की इकाई 1 व 2 हैं तो कुल उपयोगिता 10 व 8 है, सीमांत उपयोगिता क्या होगी? यानी कि जब आप एक वस्तु की फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हो तो आपको उसकी टोटल यूटिलिटी मिलती है वो 10 मिलती है, और जब आप दूसरी इकाई का प्रयोग करते हो तो आपको 18 यूटिलिटी मिलती है। मार्जिन यूटिलिटी आपको निकालनी है, तो मार्जिन यूटिलिटी हमेशा होती है टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, यानी कि जिस इकाई की हम मार्जिन यूटिलिटी निकालना चाहते हैं उससे पहले वाली इकाई की जो टोटल यूटिलिटी है उनको माइनस किया जाता है। तो जो सेकंड इकाई से जो मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी वो 18 माइनस 10 यानी कि 8 होगी। तो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता, इक्वेशन को घुमा दिया गया है। जो मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होती है तब टोटल यूटिलिटी घटना शुरू करती है, तो जो ये आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता का आकलन किया जाता है कि आप कैसे कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हो। जब आपको टोटल यूटिलिटी दे रखी है तो आप मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकालोगे? तो मार्जिन यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन क्वांटिटी, और अदर जो फॉर्मूला होता है मार्जिन यूटिलिटी का जो हमने अभी किया है टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। तो जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। फर्स्ट, मार्जिन यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के बराबर नहीं होती है। मार्जिन यूटिलिटी मल्टीप्लाई टोटल यूटिलिटी ये भी नहीं है। मार्जिन यूटिलिटी डिवाइडेड टोटल यूटिलिटी ये भी नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा मार्जिन यूटिलिटी इक्वल है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन एक्स भी बोल सकते हो आप इसको, क्वांटिटी भी बोल सकते हो। और जो अदर फॉर्मूला है मार्जिन यूटिलिटी निकालने का वो होता है टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमान या तटस्थ वक्र प्रदर्शित करता है। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है जो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देता हो। दो वस्तुओं के ऐसे बंडल जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है, बिल्कुल गलत है। दो वस्तुओं के ऐसे बंडल जिन्हें उपभोक्ता पसंद करता है, ये भी गलत है। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडल का मतलब संयोग जिन पर संतुष्टि समान होती है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संतुलन को भी नहीं दिखाता है क्योंकि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब तटस्थ वक्र और बजट लाइन एक दूसरे के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमान वक्र यानी कि तटस्थ वक्र कैसा होता है? तटस्थ वक्र हमेशा मूल बिंदु से उल्टा होता है यानी कि उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु से उन्नतोदर हमेशा उत्पादन संभावना वक्र होता है। मूल बिंदु के उन्नतोदर यानी कि जो अधिमान वक्र है वो मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। सीधी रेखा भी नहीं होती है और कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये भी गलत है। हमेशा जो अधिमान वक्र है वो मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमान वक्र तटस्थ वक्र जिसको हम इंडिफरेंस कर्व करते हैं प्राथमिकता विश्लेषण पर आधारित है, जिसका दृष्टिकोण है, यानी कि जो अधिमान वक्र है तटस्थ वक्र है वो किस तरह बेस है। तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्रमवाचक है जिसको आप प्राथमिकता में माप सकते हो कि पहला क्रम, दूसरा क्रम या तीसरा क्रम। इसकी गणना करना संभव नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाईं और अधिमान वक्र संतुष्टि के अधिकतम स्तर को शो करता है, यानी कि जब इंडिफरेंस कर्व IC वक्र शिफ्ट होकर दाईं तरफ IC2 हो जाता है तो ये हमारी ज़्यादा संतुष्टि को दिखाता है। समान स्तर को दिखाता है, गलत है। उच्च स्तर को दिखाता है, बिल्कुल सही है। निम्न स्तर को नहीं दिखाता। जब IC वक्र नीचे की तरफ होता है यानी कि बाईं तरफ होता है तब वो नीचे के स्तर को दिखाता है। तो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपभोक्ता जब अधिमान वक्र पर दाएं नीचे की ओर चलता है यानी इंडिफरेंस कर्व के दाएं से नीचे की तरफ चलता है, ये इंडिफरेंस कर्व है। वक्र दाएं से नीचे की तरफ चलता है तो x वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर y वस्तु के लिए
घटती जाती है, यानी कि हर बार जैसे जैसे वो एक्स वस्तु के ज़्यादा उपभोग करता है तो वो हमेशा वाई वस्तु को कम देना पसंद करेगा। किसी वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर से प्राय है कि जब आप एक वस्तु के उपभोग की मात्रा को बढ़ाते हो तब आपको दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। वो वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। तो जैसे जैसे हम एक्स वस्तु का ज़्यादा उपभोग करते हैं तो एक्स वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम वाई वस्तु की कम मात्रा देना पसंद करते हैं। तो इसलिए जो प्रतिस्थापन दर है वो घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ घटिया वस्तुएं इन्फीरियर गुड्स, पहले बता देती हूँ। इन्फीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो उपभोक्ता की आय के बढ़ जाने से कम खरीदी जाती हैं। जैसे 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 उपभोक्ता की आय बढ़ती है उपभोक्ता उनको खरीदना पसंद नहीं करते। इनकी कीमत गिर जाने से प्राय उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रिफिन विरोधाभास। इन्फीरियर गुड्स वस्तु की कीमत के गिर जाने पर भी उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। इसका मतलब इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, और जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता उनको हम ग्रिफिन का विरोधाभास कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है उसकी मांगने वाली जो मात्रा है वो कम होती है। प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, रिमेनिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। मांग का नियम लागू होने के अनेक कारण हैं, जिसमें से सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तीनों शामिल होते हैं। इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, मांग का नियम बताता है। मांग का नियम बताता है कि अदर रिमेनिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो किसी वस्तु के प्राइस और उसकी मात्रा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। मांग कीमत से विपरीत रूप से संबंधित है। कीमत मांग से विपरीत रूप से संबंधित नहीं है। यहाँ देख लो, कीमत है वो निर्णायक तत्व है, जबकि मांग कीमत पर डिपेंड करती है। इसलिए मांग कीमत से विपरीत रूप से संबंधित है, ना कि कीमत मांग से विपरीत रूप से संबंधित है। कीमत पूर्ति के बारे में नहीं बताता। मांग का नियम मांग और कीमत के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि किसी भी वस्तु की क्वांटिटी और उसके प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 26, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन क्या है? मांग में विस्तार और मांग में संकुचन हमेशा किसी वस्तु की कीमत के प्रभाव को बताता है कि किसी वस्तु की कीमत के कम होने से किसी वस्तु की मांग अधिक की जाती है तो उसे हम मांग का विस्तार कहते हैं, जबकि मांग का संकुचन अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ जाने से उसकी कम मांग की जाती है तो उसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। तो जब मांग का विस्तार व संकुचन होता है तो वो एक ही लाइन पर मूवमेंट होती है। जैसे प्राइस के कम हो जाने से उस वस्तु की मात्रा ज़्यादा ली जाती है, लेकिन किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उस वस्तु की मांग कम करते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि जो पहले प्राइस है वो पी है जिस पर क्यू क्वांटिटी खरीदी जाती है, अगर प्राइस घट कर P1 हो जाता है तो जो क्वांटिटी है वो बढ़कर Q1 हो जाएगी, जिससे जो पॉइंट है वो A से B की तरफ मूवमेंट होगी। ऐसे ही अगर प्राइस P से बढ़कर P2 हो जाता है तो जो क्वांटिटी है वो घट कर Q से Q2 हो जाएगी। इस तरह जो मूवमेंट है वो बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो इसे ही हम मांग का विस्तार और संकुचन कहते हैं। मांग वक्र के स्थान में परिवर्तन हो जाना ही मांग में विस्तार व संकुचन कहलाता है। मांग में विस्तार व संकुचन मांग वक्र में एक ही लाइन पर परिवर्तन को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। तो इसलिए जो मांग वक्र है वो पूरी तरह नहीं बदलता है। मांग वक्र में स्थान में परिवर्तन होता है। निम्न कोटि की वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? निम्न कोटि का मतलब होता है घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ साथ
जिनकी मांग कम हो जाती है। तो कीमत के बढ़ने पर इनकी मांग कम हो जाती है। निम्न कोटि वस्तुओं का जो रिलेशनशिप होता है वो उपभोक्ता की आय से होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इनकी कम मांग की जाती है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, कीमत में कमी होने से मांग के बढ़ने को क्या कहा जाता है? अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है और मांग बढ़ जाती है तो इसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। जबकि जो मांग में वृद्धि होती है वो अन्य बातों में चेंज होने की वजह से होती है। मांग का संकुचन तब होता है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसकी मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो अन्य वस्तुओं के साथ यूज की जाती है। जैसे कि कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। अगर कार की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की मांग कम की जाएगी, क्योंकि कार की मांग बढ़ जाने से व्यक्ति कार को कम खरीदेंगे जिसकी वजह से पेट्रोल की कम आवश्यकता होगी। तो पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होगी। अगर कार की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता कार को ज़्यादा खरीदेंगे जिससे पेट्रोल की मांग बढ़ेगी। तो पूरक वस्तु की कमी होने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, मांग में वृद्धि की स्थिति है। मांग में वृद्धि होती है अन्य फैक्टर्स की वजह से। कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों में जब चेंज होता है तो मांग में वृद्धि होती है। तो इसे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो कहते हैं। मांग वक्र के दाईं तरफ शिफ्ट होना मांग में वृद्धि कहलाती है, जबकि मांग वक्र का नीचे की तरफ यानी कि बाईं तरफ खिसकाव मांग में कमी को दिखाता है। तो जब मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसकाव करता है तो उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। तो जो बी आंसर होगा वो राइट होगा। मांग वक्र के नीचे की ओर चलना मांग में कमी कहलाता है। मांग वक्र में ऊपर की तरफ चलना मांग में वृद्धि दिखाता है। नेक्स्ट, बाजार मांग व्यक्त करती है कि एक बाजार के अंदर कितने उपभोक्ता हैं जो वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह जो बाजार मांग है वो सभी व्यक्तियों की मांग को शो करती है। तो जो बी आंसर होगा वो सही होगा। मांग का नियम संबंध बताता है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में। तो जो ए आंसर होगा वो सही होगा। मांग और आय के बीच में नहीं दिखाता, मांग और व्यय के बीच में भी नहीं, मांग और अन्य वस्तुओं की कीमतों के बारे में भी नहीं। मांग का नियम बताता है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में। अन्य वस्तुओं को हम समान मानते हैं। नेक्स्ट, किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है? प्रत्यक्ष रूप से मतलब है जो पॉजिटिव रिलेटिव है। तो सामान्य वस्तुओं की जो मांग है वो आय के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखती है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है उनकी मांग भी बढ़ती है। तो जो अनिवार्य वस्तुएं हैं वो भी एक तरह की सामान्य वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ साथ जिनकी मांग भी बढ़ती है। नेक्स्ट, मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान का क्या कारण है? मांग वक्र के ऋणात्मक का मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसे हम मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान कहते हैं। वो कई बार रिपीट हो चुका है। मार्जिनलिटी डिमिसिंग होती है इसलिए भी होता है, आय प्रभाव की वजह से भी होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से मांग वक्र ऋणात्मक होता है। मांग में परिवर्तन किससे होता है? मांग में जो परिवर्तन होता है वो उपभोक्ता की आय की वजह से होता है, अन्य वस्तुओं की कीमत की वजह से होता है, उपभोक्ता की रुचि की वजह से होता है, भविष्य में होने वाली संभावना की वजह से होता है। मतलब वो सभी फैक्टर आते हैं जो उपभोक्ता जो वस्तु की कीमत के अलावा होते हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच में संबंध को बताता है। तो अन्य फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो वस्तु की खुद की कीमत में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। तो जो ए आंसर होगा वो सही होगा। आय में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन वो अन्य बातें होती हैं जो कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी को दिखाते हैं। जबकि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसी वस्तु के मांग में विस्तार और संकुचन को बताता है।
नेक्स्ट, यदि आय वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक्स वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वस्तु का स्वरूप बताइए। यानी कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो एक्स वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो उस वस्तु का स्वरूप क्या होगा। जब किसी उपभोक्ता की आय के बढ़ जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसे हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। घटिया वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उपभोक्ता की आय और उसकी मांग में विपरीत संबंध को शो करती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तु होती हैं जहां एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग होता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। एक वस्तु चाय की जगह कॉफ़ी का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कि कार और पेट्रोल। आज के लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आने वाली वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।